Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपके नेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम अपने इस सेशन में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नेट JRF ये आपके UGC नेट JRF के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन बीच में जो दी जाए वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके गाइस, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपके जो नेट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है अगस्त के मंथ में, उसके लिए यहाँ पर आपका पेपर 1 की तैयारी करवा रहे हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर 1 के लिए हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जब डेटा कलेक्शन हो रहा होता है तो जो शिफ्ट होती है एटीट्यूड एंड रिस्पोंडेंट्स की 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है आप लोग भी कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ओके, गैस कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका पोटेंशियल क्या है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिग्रेशन इफेक्ट। तो अगर हम रिग्रेशन इफेक्ट की बात करें, ठीक है, हमने कैसे बोला कि जो आपका डेटा कलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पर जब 2 पॉइंट्स में डेटा कलेक्शन हो रहा है तो एटीट्यूड एंड रिस्पोंडेंट्स की शिफ्ट में आपका एटीट्यूड एंड रिस्पोंडेंट्स हैं आपके 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो रिग्रेशन इफेक्ट क्यों है। तो देखिए जो रिग्रेशन इफेक्ट होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके रिजल्ट की जो है वो एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, जो कि आपका एक्सट्रीम होता है बाय चांस। ठीक है, आपका बाय चांस होता है। अगर हम माने तो अगर हम इसका फर्स्ट मेजरमेंट करते हैं इस रिग्रेशन इफेक्ट में, अगर हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे तो ये आपका कैसा जाएगा, ये आपका एक्सट्रीमली हायर या फिर एक्सट्रीमली हायर होगा या फिर आपका एक्सट्रीमली लोअर होगा एवरेज से। ठीक है, जो भी एवरेज है उस एवरेज से या तो बहुत ज़्यादा होगा पहले मेजरमेंट में या फिर बहुत ज़्यादा कम होगा। दूसरी अगर हम बात करें इसके सेकंड मेजरमेंट की, जब हम इसका सेकंड मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ये मैं रिग्रेशन इफेक्ट की बात कर रही हूँ। जब हम रिग्रेशन इफेक्ट में जब हम ये एक रिजल्ट की क्या एक टेंडेंसी है, मतलब अगर हमने पहली बार टेस्ट किया तो हमें एवरेज से एक्सट्रीमली हाई या फिर लो दिखाई देगा, सेकंड चांस में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और अगर हम बात करें अपने थर्ड चांस की तो थर्ड चांस में आपका क्या होगा, जो टॉप ग्रुप होगा विल ऑन एवरेज फॉल बैक, वो आपका एवरेज फॉल बैक पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिग्रेशन इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, रिग्रेशन इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। मतलब वो टाइम फ्रेम जहाँ पर कि अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी आपको किसी सिचुएशन के बारे में बताती है या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है। जब आप कोई भी स्टडी कर रहे हो और वो आपको एक सिचुएशन और प्रॉब्लम बता रही है तो वो क्या है, तो देखिए वो कोई एज नहीं होगी, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव टाइम नहीं होगा। ठीक है, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, रेफरेंस पीरियड होगा। अगर हम रेफरेंस पीरियड की बात करें कि ये रेफरेंस पीरियड होता क्या है, तो ये एक टाइम पीरियड होता है बेसिकली। और हमने यहाँ पर टाइम फ्रेमवर्क के बारे में ही भी यहाँ पर दिया है आपको कि जो टाइम फ्रेमवर्क है जहाँ पर कि स्टडी एक्सप्लोर करती है एक सिचुएशन या प्रॉब्लम को, उसे क्या कहा है, तो वो आपका रेफरेंस पीरियड है। और रेफरेंस पीरियड क्या होता है, आपका एक टाइम पीरियड होता है
फॉर विच, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जिसके लिए आप स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दूसरी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं ये आपका कैलेंडर ईयर हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक फिस्कल ईयर भी हो सकता है, ये आपका एक सेमेस्टर भी हो सकता है। सेमेस्टर आप सभी को पता है 6 मंथ का होता है। ठीक है, ये आपका एक क्वार्टर भी हो सकता है। ठीक है, क्वार्टर भी हो सकता है, आपका एक मंथ भी हो सकता है, और बात करें तो इवन अ डे भी हो सकता है। तो ये होता है आपका रेफरेंस पीरियड। और जब हम जब कोई स्टडी किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करती है तो हम उस टाइम फ्रेम को भी हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पीरियड कहेंगे। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट the major characteristics of correlation analysis is to seek out। तो देखिए बात हो रही है कोरिलेशन की। ठीक है गाइस, आप सभी को पता है कोरिलेशन क्या होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी एक चीज़ को रिलेट करते हैं किसी दूसरी चीज़ से, ठीक है, सेम कुछ तरह से, ठीक है, हम रिलेशन लाएं दो चीज़ों में, तो वो आपका कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है इस कोरिलेशन एनालिसिस की, वो क्या है। तो क्या वो आपका डिफरेंस है वेरिएबल्स में, क्या वो आपका वेरिएशन है वेरिएबल्स में, या फिर एसोसिएशन है, या फिर रिग्रेशन है। तो देखिए डिफरेंस की अगर बात आ गई तो कोरिलेशन में अगर हमने अभी खुद ही बताया कि हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं, तो डिफरेंस तो यहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका कट हो जा रहा है। दूसरा आपका वेरिएशन आ रहा है, तो वेरिएशन में क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, सेम वे में रिलेट करना है, तो ये यहाँ पर चेंजेस भी हमें देखने को नहीं मिलने वाले। और रिग्रेशन हमने बताया ही कि हम हम फर्स्ट आपका मेजरमेंट करेंगे, सेकंड मेजरमेंट करेंगे, तो भी हमें वहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे, तो यहाँ पर रिग्रेशन भी नहीं होने वाला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एसोसिएशन। एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स कैसे है, तो देखिए जब हम इसका जो मतलब होता है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स का, वो ये है कि जो वैल्यू होगी आपके एक वेरिएबल की, ठीक है, जो आपके एक वेरिएबल की वैल्यू होगी वो रिलेट कर रही होगी किसी ना किसी तरह से आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हमने बताया कि कोरिलेशन को ही मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के। ठीक है, क्रॉस टैबुलेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ची स्क्वायर टेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैं इसको जूम कर दे रही हूँ आपको ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर जो सीख रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी हिज हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। जब वो पढ़ाई कर रहा होगा उस टाइम पर उसके पर्सपेक्टिव को इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका लर्नर्स कमिटमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज लर्न। यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपको दिए इनको आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि हमें आंसर जो है वो दूसरा सिलेक्ट करना है, मतलब इनमें से 2 या 3 पॉइंट्स हमारे सही हो सकते हैं। तो पहला है हमारा लर्नर्स कमिटमेंट, मतलब लर्नर जो कमिटमेंट करता है, मतलब कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि लर्नर ने बोला मैं आज ही ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या वो इन्फ्लुएंस करेगा उसकी पर्सपेक्टिव पर उसकी स्टडी के दौरान, या फिर पेरेंट्स का इंटरेस्ट लर्नर में, कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आप में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस कि वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है उसकी जो पहले की नॉलेज है क्या वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। दूसरा
स्किल जो है लर्नर की इन कंसर्न्ड एरिया, मतलब जहाँ पर कि वो स्टडी कर रहा है उस एरिया में उसकी स्किल क्या है लर्नर की। अब देखिए स्किल की बात करें तो स्किल क्या होता है आपका, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है वो होती है आपकी एबिलिटी, या फिर हम उसको आपकी कह सकते हैं कैपेसिटी। ठीक है, स्किल की अगर हम बात करें तो स्किल आपका क्या होता है, स्किल किसी काम को बेहतर तरीके से करने की जो कला होती है वो आपकी स्किल कहलाती है, जिसको हम हिंदी में कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, गर्ल्स के लिए ही है। मतलब गर्ल्स का मान लीजिए सभी ने यहाँ पर खाना बनाया होगा, तो जब आपने फर्स्ट टाइम रोटी बनाई होगी तो उसका नक्शा आपको सबको दिखाई दिया होगा, भूटान का नेपाल का नक्शा बना होगा, गोल नहीं हुई होगी किसी की। अगर हो भी गई होगी तो वो एक्सेप्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होने वाला है या होगा। ठीक है, तो क्या होता है जब गर्ल्स सबसे पहले रोटी बनाती हैं तो उनकी रोटी जो होती है वो बिल्कुल गोल नहीं बनती है, आधी जली होती है आधी पकी होती है, इस टाइप से रहता है। लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अब गर्ल्स क्या कर रही है, उनकी रोटी भी बिल्कुल गोल हो रही है, ना जल रही है ना कच्ची रह रही है, तो ये क्या हो गई, उनकी स्किल हो गई। अब उनके अंदर क्या हो गया, रोटी बनाने का कौशल जो है वो स्थापित हो गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लर्नर है उनकी स्किल, यानी कि किसी भी काम को वो किस तरह से कर रहे हैं, उनके काम जो उनका काम है वो करने का तरीका बेहतर होना चाहिए कंसर्न एरिया में। ठीक है, फैमिली साइज, अब जो लर्नर है उसका फैमिली साइज कितना है, क्या ये इफेक्ट डालेगा उसकी स्टडी पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है फैमिली का जिससे कि लर्नर बिलोंग करता है। ये जो आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से आपको सही पॉइंट्स चूज करने हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो इन्फ्लुएंस करेगी लर्नर्स के पर्सपेक्टिव को इन कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट करने वाली है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो देखिए क्या क्या करेगी, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होगा, लर्नर्स कमिटमेंट। सही बात है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी कमिटमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कमिटमेंट करेंगे कि मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा तभी तो आप टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप कमिटमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे कितने टाइम में कितना अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है आपका जो भी लर्नर है उसकी जो प्रायर नॉलेज है, यानी कि उसका जो पूर्व ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपकी स्टडी पे, क्योंकि उसी से तो आप कोरिलेट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपको ABCD ही नहीं आता तो आप रिसर्च में जाकर क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पूर्व ज्ञान है वो यहाँ पर बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज आपका फोर्थ, यानी कि आपका जो स्किल, लर्नर की जो स्किल है कंसर्न एरिया में वो कैसी है। ठीक है, उसका कौशल जो है वो यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो जो लर्नर है वो उसकी कमिटमेंट मैटर करती है, उसकी प्रायर नॉलेज मैटर करती है और उसकी स्किल मैटर करती है। फैमिली बैकग्राउंड से हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब जो आपका लर्नर है जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो वो ग्रोइंग अप है, उसे फैमिली से कोई मतलब नहीं। फैमिली से मतलब जब होता जब वो एक बच्चा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करते हो दूसरे बच्चे के साथ, तो ये किस तरह की टेस्टिंग में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग टेस्टिंग दी हुई है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, समेटिव टेस्टिंग एंड नॉन रेफरेंस टेस्टिंग। तो देखिए डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डायग्नोस किया जाता है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर तो आपकी समस्या का पता लगाया जा रहा है और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस तरह से कुछ कह ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मतलब ये क्राइटेरिया दे दिया जाता है, उसके रेफरेंस में आपको टेस्ट करना है, तो यहाँ क्राइटेरिया की बात ही नहीं हो रही है,
कंपैरिजन की बात हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। समेटिव में आपका आ जाता है कि ओवरऑल आप टेस्टिंग कर रहे हो हर फील्ड में, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन पे गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। यहाँ पर आपका जैसे IQ टेस्ट हो गया, ठीक है, आपके ये जो कि ग्रेडेड होते हैं कर्व पे, ठीक है, ऐसे टेस्ट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है दो स्टूडेंट को आपस में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका परसेंटाइल स्कोर होता है वो भी आपका कंपैरिजन में ही होता है और ये आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के अंतर्गत ही आता है। परसेंटाइल में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने 80%, आपका जो परसेंटाइल है वो 80 है, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो ग्रुप है, आपके जितने बच्चे थे, जितना आपका ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उनमें से जो 80% स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा अच्छा आपने परफॉर्म किया है, ये परसेंटाइल होती है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर ही किया गया उन बाकी रेस्ट पीपल से। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन में आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का यूज़ हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे फिर से जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये भी आपका ऐसा ही है। यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं उनका आपको पता लगाना है इस लिस्ट में से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है हमारा डायमेंशनल सैम्पलिंग, तीसरा है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग, फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग, फिफ्थ वन इज कोटा सैम्पलिंग, सिक्स्थ वन इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये जो 6 आपको सैंपल्स दे रखे हैं इनमें से आपको जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसका पता लगाना है। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है कि किसी कोई भी कार्य होने की क्या संभावना है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसी भी कार्य की कोई संभावना की जब बात ही नहीं हो रही है तो ये किस सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा, तो वो आप देखिए। हम बात करते हैं आपके सबसे पहले डायमेंशनल सैम्पलिंग की। तो डायमेंशनल सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, एक ये हो गया। दूसरा आता है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग एक रिक्रूटमेंट है, एक रिक्रूटमेंट टेक्निक है जिसमें कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है टू असिस्ट रिसर्चर्स इन आइडेंटिफाइंग अदर पोटेंशियल सब्जेक्ट, मतलब वो दूसरे पोटेंशियल सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग आपका आ रहा है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में आपका एक आता है जो कि है आपका कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ये आइडियल होता है जब आप फोकस करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे। जब आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करना है तो आपका ये कोटा सैम्पलिंग जो है वो आइडियल माना जाता है। कोटा सैम्पलिंग क्या करता है, कोटा सैम्पलिंग से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सर्टेन ट्रेड पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब ग्रुप में, ठीक है। ये ऑल्सो परफेक्ट होता है आपका रिलेशनशिप को कंपेयर करने में बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में भी आप रिलेशनशिप को कंपेयर करने के लिए कोटा सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, हमने पढ़ा था आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग यानी कि सेकेंड, स्नोबॉल सैम्पलिंग थर्ड एंड कोटा सैम्पलिंग फिफ्थ, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट, Question number 7, the conceptual framework in which a research is conducted is called a। अब एक conceptual framework की बात हो रही है जिसमें कि आपका रिसर्च हो रहा होता है, वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब रिसर्च आपको जिस फ्रेमवर्क में करना है वो आपका क्या कहलाएगा, रिसर्च डिजाइन कहलाएगा। ना तो वो सिनॉप्सिस होगा रिसर्च का, ना ही तो हाइपोथेसिस और ना ही पैराडाइग्राम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि आप क्या कर रहे हैं, फ्रेमवर्क है रिसर्च मेथड्स का कि किस तरह से आप रिसर्च मेथड का यूज कर रहे हैं, और टेक्निक्स का होगी, ठीक है। तो ये रिसर्च डिजाइन आपका फ्रेमवर्क होता है और क्या होता है, टेक्निक्स होता है रिसर्च का। इसके अंदर आपकी तरह तरह के रिसर्च डिजाइन आती है, जैसे कि आपका कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन आता है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन आता है, आपका सर्वे रिसर्च डिजाइन आता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आता
आता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Which of the following is an example of a maximum performance test? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे जब आप किसी भी इंडिविजुअल की या फिर किसी भी लर्नर की जब उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस का पता लगाते हो तो कौन सा टेस्ट करते हो उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर जगह जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, राइट ना। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है, ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि इससे पता लगाया जा सके कि आप किसी भी कार्य करने के लिए कितना सक्षम है या फिर कोई भी कार्य करने की आपकी क्षमता क्या है और आप कैसे रिएक्ट करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, काम के समय आप अगर कोई सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके कार्य करने की क्षमता क्या है, इसका पता लगाने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है और यही आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट पता लगाने मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है कि आप समस्या को किस तरह से सॉल्व करते हो। ठीक है, आपकी न्यूमेरिकल स्किल इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सो जब भी हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट की अगर बात करेंगे तो इसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका एक टेस्ट है जो कि पता लगाता है एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एंड रिएक्ट टू सिचुएशन एट वर्क। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन मैं अभी लेकर आई हूँ, लेवल हम थोड़ा थोड़ा हार्ड करते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेज दैट विच ऑफ द स्ट्रेटेजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो एसोसिएटेड है डायरेक्ट टीचिंग से। ठीक है, तो डायरेक्ट टीचिंग आपको पता है, समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं ऑप्शन प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। डायरेक्ट टीचिंग की बात है तो आप एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या आप इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, प्रमोटिंग इंक्वायरी, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, या फिर गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशंस, रिव्यू देंगे, रिकैपिटुलेशंस देंगे, ओरिंग प्रैक्टिस करेंगे और फीडबैक लेंगे, या फिर प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज आप डायरेक्ट टीचिंग में करेंगे? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखिए जब डायरेक्ट टीचिंग की बात हो रही है तो आप एग्जाम्पल देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दूसरा रहेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दूसरा रहेगा आपका आप रिव्यू देंगे और रिकैपिटुलेशंस करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ओवरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट टीचिंग के अंतर्गत आएंगे कि आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, रिव्यू देंगे, रिकैपिटुलेशंस करेंगे और एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये आपके डायरेक्ट टीचिंग के अंतर्गत आता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा, लेकिन आंसर हमें यहाँ पे मैच करना है। देखिए फर्स्ट है, फोर्थ है और फिफ्थ है। कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? ये हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब डायरेक्ट टीचिंग की बात हो रही है तो आप सबसे पहले मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका प्रैक्टिस आएगा और आपका फीडबैक आएगा, आप रिव्यू देंगे, रिकैपिटुलेशंस करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपको एक लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे आपसे पूछा है आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को पता लगाना है आपको, उन क्वेश्चंस का जिसको कहा जाता है प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके प्रोसेस पे निर्भर करते हैं, कंटेंट पे बेस्ड नहीं होते। कंटेंट पे बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे आपको एक कंटेंट दे दिया जाए कि उसमें आपको किसी भी कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, वो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, अपने तरफ से आंसर नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
राम स्कूल जा रहा है और आप सोचा राम कहाँ जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि राम बाजार होते हुए स्कूल जाएगा, आप सीधे बताएंगे कि राम स्कूल जा रहा है। तो वहाँ आपका ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंटेंट में जो कहा गया है उसी के बेस पे आपने आंसर दिया है, अपनी तरफ से आप वहाँ पर कुछ एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या एग्जाम्पल रहने वाले हैं आपके, इनमें से उनको देखते हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज क्वेश्चंस। देखिए 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ प्रोवाइडेड हैं और इनमें से पूछा है कि आपके प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो देखिए हम कन्वर्जेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। मतलब मान लीजिए कि आपके अलग अलग पहलू जो होंगे वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे। मतलब आप सोचेंगे अगर किसी भी तरह से सोचिएगा, आंसर जो रहेगा वो आपका एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि राम स्कूल जा रहा है, आपसे पूछा जाए राम कहाँ जा रहा है, तो आप भले ही सोच लो कि वो बाजार होते हुए, अपने फ्रेंड के घर होते हुए, बस स्टॉप होते हुए स्कूल गया, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो स्कूल ही जा रहा है। तो आप सोच कितनी भी तरह से लें, आंसर जो रहेगा आपका एक ही रहेगा। तो ये आपका कन्वर्जेंट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपके एक पहलू से स्टार्ट होते हैं और इससे आप अलग अलग पॉइंट्स पे सोच सकते हो। ठीक है, कह सकते हैं कि थिंक्स अबाउट ऑल पॉसिबल वेज टू रीच दिस सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हर पॉसिबल वे सोच सकते हो। तो ये आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपने देश में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो अब आप हर डायमेंशन में सोच सकते हो। तो ये आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। या आपसे पूछा जाए कि आजकल जो आपकी पहले जो फैमिलीज होती थी वो जॉइंट होती थी, अब जो है वो सिंगल फैमिली रूल हो गया है, मदर फादर बच्चे होते हैं सिर्फ, तो उसको उससे जो तनाव हो रहा है उसको आप कैसे दूर कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बहुत कुछ सोच सकते हो। ठीक है, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे एक प्रॉब्लम दे दी गई, उससे आपने ढेर सारे सॉल्यूशन सोच लिए, हर वो तरीका सोच लिया सॉल्यूशन तक पहुंचने का। ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका वही रहेगा कि आपको एक टॉपिक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको क्वेश्चंस लेने हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आप मतलब आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, उसी में से आपको आंसर छांटने हैं। ये आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। जिससे आपसे पूछा गया कि मैटर क्या है, तो आपको पता है कि मैटर क्या है, मैटर वो होता है जो कि जगह घेरे और जिसमें मास हो। तो ये आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपसे फैक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपके होते हैं। ओपन क्वेश्चंस आपके यही डाइवर्जेंट क्वेश्चन का एग्जांपल है और क्लोज्ड क्वेश्चंस आपके कन्वर्जेंट क्वेश्चन का एग्जांपल है। क्लोज्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा क्या आपने खाना खाया, बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ओपन क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि खाना खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, आप यहाँ पर आप काफ़ी तरह से आंसर कर सकते हो। तो ये ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है इन रेफरेंस टू प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहने वाला है वो आपका रहेगा 4th, 5th एंड 6th। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 4th, 5th और 6th में आपके क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए 6th में आपका एक तो फोर्थ, 5th एंड 6th। सॉरी गलत हो गया, थोड़ा यहाँ पे डाउट हो रहा था। क्वेश्चन आंसर जो होगा इसका ये आपका रहने वाला है 2nd, 3rd एंड 5th। ठीक है, यहाँ पर आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन, यहाँ पर मतलब आप एक पहलू से अलग अलग सोच सकते हो। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके प्रोसेस में आ सकते हैं कि फैक्ट जैसे कि ज्वालामुखी कैसे होता है, कैसे आता है, तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है आपके इनसाइड द अर्थ। तो ये क्या है, आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वही रहने वाले हैं, लेकिन आप आंसर जो है वो पॉसिबल वेज में कर सकते हो। डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गए आपके, और
आपका ओपन क्वेश्चंस हो गए, जहाँ पर आप हर पहलू से आंसर दे सकते हो। तो ये आपके प्रोसेसेस होते हैं, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रही हो। और आप हमें अपना स्कोर भी बताइएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर्स ठीक थे। और अगर नहीं बताते हैं तो आपको तो एटलीस्ट पता चला कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से बूस्टअप करना है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आई विल बी कमिंग बैक विथ सम न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।